हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं क्लास 9th की फिजिक्स के आखिरी चैप्टर पे, जो कि है साउंड। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जो क्या क्या थे। पहला चैप्टर था मोशन, जिसमें हमने मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। पहली थी v = u + at, दूसरी थी s = ut + ½ at², और तीसरी थी 2as = v² - u²। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, जो कि न्यूटन बाबा ने बताए थे। ये लॉज क्या थे? पहला था कि जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में कंटिन्यू करेगी। सेकंड क्या था कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे हमारी इक्वेशन भी आई थी F = ma। और थर्ड लॉ क्या था? ये एक्शन और रिएक्शन का लॉ था कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जिसमें हमने जाना था कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होता है। वो होता है कैपिटल G, जो कि होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ दोज मासेस डिवाइडेड बाय d²। यहाँ पे d क्या है? उन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच की दूरी है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ भी हमें अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि अर्थ का भी बहुत ज्यादा मास है। इसके बाद हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, जो कि था वर्क एंड एनर्जी। उसमें पहले तो हमने जाना था कि वर्क होता क्या है साइंस के टर्म्स में, जो कि एक्चुअली में होता है कि जब तुम फोर्स लगाओ बॉडी पे और वो डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं, कई बार कुछ एंगल पे भी डिस्प्लेस होगी, तब भी वर्क होगा, जब तक वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। और इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? F × S cos θ। थीटा जहां पे एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, और अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है तो ये फॉर्मूला आ जाता था F × S। और एनर्जी में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, बट मेनली हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी, जो दो तरह की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन होती है कि वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है बॉडी, और इसका फॉर्मूला क्या आता था? ½ mv²। और दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो होती थी अगर तुम किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दो, जैसे कोई इलास्टिक बॉडी उसको डिफॉर्म कर दो उसकी वजह से, या फिर अगर तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट उस बॉडी पे कोई वर्क करते हो, उसको किसी हाइट तक ले जाते हो, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला भी हमने तुम्हें सिखाया था। वो क्या होता था? mgh। और साथ ही साथ हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा था इस चैप्टर में, जो क्या कहता था कि अगर तुम किसी बॉडी पे वर्क करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। वो कितनी इंक्रीज होगी? जितना तुम उस पर वर्क करोगे उतनी ही वो इंक्रीज होगी। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज करा दिए तुम्हारे पुराने चैप्टर्स, पर फिर भी तुम उनको डिटेल में जाके पढ़ना। वो कैसे पढ़ोगे? मेरे जो वीडियोस चले हुए हैं इस चैनल पे, उसको जाके देखना पुराने चैप्टर्स पे, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और साथ साथ मेरे चैनल के व्यूज भी तो बढ़ेंगे। तो वापस करंट चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि है साउंड। तो पहले तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहला तो सवाल है, व्हाट इज साउंड? साउंड को तुम डिफाइन कैसे करोगे? साउंड बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे कानों पे सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है। तो ये बेसिकली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन होती है, जो हमारे ईयर ड्रम्स पे जब वाइब्रेशन पहुंचती है, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं, फिर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं सिग्नल ब्रेन तक, और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है आवाज के फॉर्म में, जो हमें फिर आवाज सुनाई देती है। बेसिकली हम वाइब्रेशंस को सुन रहे हैं। तो दूसरे सवाल पे आ जाते हैं इसी से कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। तो अभी मैंने बताया ये वाइब्रेशंस ही होती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसको हम आगे चल के अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे कि साउंड प्रोपोगेट भी कैसे होता है। और ये प्रोपोगेट होता है थ्रू वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम जैसे एयर हो गई या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है, या लिक्विड के थ्रू, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोपोगेट होता है, मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर बाद में हम नेचर ऑफ साउंड वेव्स भी देखेंगे, जो कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगा होती क्या है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स भी पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड क्या होती है। फिर स्पीड ऑफ साउंड के बारे में भी जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर भी आता है, जिसकी वजह से तुम्हें इको या रिवर्बरेशन सुनाई देती है। इसके काफी यूजेस भी होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर हम रेंज ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे कि हमें किस लेवल तक का साउंड सुनाई देता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें सुनाई देता है ह्यूमंस को। फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड। तो वापस आ जाते हैं हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। मैंने अभी बताया था कि वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? कईयों को तुमको वाइब्रेशन का मतलब नहीं पता होगा। अब तुम अपना फोन वाइब्रेशन मोड में लगाते हो तो क्या होता है? जैसी कॉल आती है उसमें वो फोन कपाने लगता है, हिलने लगता है, तो इसी को कहते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन होता है रैपिड रेपिटेटिव बैक एंड फोर्थ मोशन, मतलब आगे पीछे जल्दी जल्दी किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब सेंट्रल पोजीशन। अब ये वाइब्रेशन मैंने तुम्हें बताया क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाता है। तो एक साइकिल क्या होती है वाइब्रेशन की? जब ऑब्जेक्ट एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए और वापस पहली वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाए, तो उसको कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई, कि पूरा आगे पीछे कर लिया एक एक्सट्रीम पोजीशन से। और ये कितनी ऐसी साइकिल्स एक सेकंड में कर लेगा, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ये हो जाती है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट क्या होगी? पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, और इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। अब वाइब्रेशन का एग्जांपल देखने के लिए तुम एक स्प्रिंग को लो, उसको ऊपर किसी सीलिंग से टांग दो और उसके नीचे कोई एक लोड लगा दो 1 kg का या कुछ kg का, और उसको खींच के छोड़ दो। अब जैसे ही तुम छोड़ोगे वो स्प्रिंग क्या करेगी? वापस ऊपर उसको अपनी तरफ खींचेगी, और फिर एक एक्सट्रीम एंड तक जाने के बाद वापस वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ऐसे ऊपर नीचे
करेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह का वाइब्रेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर तुम्हें वाइब्रेशन देखना है तो एक ट्यूनिंग फॉर्क करके एक चीज आती है, वो यू शेप्ड मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये जो यू शेप में दो फॉक्स उसके निकले होते हैं उसको कहते हैं प्रोंग, और नीचे एक डंडी होती है स्टेम पकड़ने के लिए। अब तुम जब इसके प्रोंग्स को किसी भी हार्ड सरफेस पे हिट करोगे ना झटके से, तो इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करने लगेंगे और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे आगे पीछे आगे पीछे, और इसको जब तुम अपने कान के पास लाओगे ना तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। पर जो स्प्रिंग वाला केस था ना उसमें तुम्हें कई बार साउंड नहीं सुनाई देगी। अब कहोगे वाइब्रेशन तो वहां भी हो रहा है तो साउंड क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि वहां जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो उतनी नहीं है जितनी इंसानों को सुनाई दे। इंसानों को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है? इन जनरल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा ना वो ही हमें सुनाई देगा। मतलब एक सेकंड में 20 साइकिल्स कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 20,000 साइकिल्स। तो 20 से 20,000 साइकिल्स के बीच में अगर साइकिल्स हो रही है वाइब्रेशन की कंप्लीट एक सेकंड में, तभी तुम्हें वो साउंड सुनाई देगा। और क्योंकि स्प्रिंग के केस में वाइब्रेशन इतना फास्ट नहीं होता है कि 20 वाइब्रेशन एक सेकंड में हो जाए, तो इसलिए तुम्हें वहां पे साउंड नहीं सुनाई देगा। पर ट्यूनिंग फॉग के केस में तुम्हें साउंड सुनाई देगा क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन काफी तेज हो रहे होते हैं। अब इसी चीज के और एग्जांपल्स जो तुम अपनी रोजाना जिंदगी में देखते होगे क्या हो सकते हैं? जैसे कोई गिटार बजाते हुए देखा तुमने किसी आदमी को, या खुद बजाया हो, तो क्या करते हो तुम? स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो। जैसे ही तुम स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करने लग जाती है और इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि फिर तुम्हें सुनाई देता है। सिमिलरली कभी तुम किसी मैकेनिक या किसी ऐसी शॉप में गए हो जहां पे हथौड़ा मारा जा रहा है लोहे पे या कुछ काम चल रहा है ऐसा, तो उससे भी आवाज आती रहती है ना लगातार। क्यों? क्योंकि जैसे ही हथौड़ा स्ट्राइक करता है किसी मेटेलिक सरफेस या किसी भी बॉडी पे तो उसकी सरफेस वाइब्रेट करने लग जाती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है जो तुम्हें सुनाई देता है। अब तुमने स्पीकर्स देखे होंगे तुम्हारे घर में ही लगे होंगे या टीवी के साथ लगा होगा या किसी के साथ लैपटॉप के साथ, तो उधर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? उधर एक डायफ्राम करके एक चीज होती है जिसको वाइब्रेट करते हैं। वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? वो मैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये सब चीजों से वाइब्रेट करते हैं। पर मेन चीज क्या है कि वो वाइब्रेट होता है जिसकी वजह से फाइनली साउंड प्रोड्यूस होता है और तुम्हें सुनाई देता है। कई बार तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास से मक्खी गुजर रही है, मधुमक्खी गुजर रही है, तो तुम्हें आवाज आती है घें घें करके। अब वो आवाज क्यों आ रही है तुमको? क्योंकि जब वो मधुमक्खी या मक्खी तुम्हारे कान के पास से गुजरती है वो अपने विंग्स फड़फड़ाते हुए गुजरती है, तो उसके विंग्स क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। तो उस वाइब्रेशन की वजह से भी कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि तुम्हें तब सुनाई देता है जब तुम्हारे कान के पास से गुजरे। क्योंकि अगर वो दूर से गुजरती है तो उस साउंड की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती है कि तुम्हें तक पहुंच जाए, पर जब वो पास से गुजरती है तो तुम्हें सुनाई देता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, खुद का एग्जांपल देख लो। तुम बोलते हो तो आवाज कैसे आती है तुम्हारे गले से? जब मैं बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ इतनी देर से, तो कैसे आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ? क्या चीज वाइब्रेट कर रहा हूँ? एक्चुअली हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड्स करके एक चीज होती है जो बार बार फड़फड़ाते रहते हैं। जब हम बोलते हैं ना वो बार बार फड़फड़ाती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ फड़फड़ाने का मतलब वाइब्रेशन ही है एक तरीके का। वो अब साउंड प्रोड्यूस तो हो गया वाइब्रेशन से, पर तुम्हारे कानों तक ये साउंड पहुंचता कैसे है? उसके लिए लगता है एक मीडियम। मीडियम मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर हो जो ये वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करे सोर्स से तुम्हारे कानों तक, जिसकी वजह से तुम इसे सुन पाओ। इसीलिए साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अब मान लो मीडियम ही नहीं है, तुम साउंड को वैक्यूम में प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब वैक्यूम में किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर रहे हो, तो क्या साउंड तुम्हारे कानों तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट। चलो ये तो समझ में आ गया, पर जब मीडियम है भी तब भी वो कैसे ट्रांसफर करता है वाइब्रेशन को सोर्स से तुम्हारे कानों तक? तो होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो देखो आगे पीछे हो रहा है, तो वो जब आगे पीछे हुआ तो उसने जब आगे गया तो उसने फोर्स लगाया जो आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन पे, जिसकी वजह से वो मीडियम के पार्टिकल्स भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए। फिर जब वो ऑब्जेक्ट वापस आया, पीछे आया, तो वहां पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होगा जिसकी वजह से लो प्रेशर बना होगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स उसने आगे ढकेल लेते फिर वो वापस पीछे आते हैं ऑब्जेक्ट के साथ साथ। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे पीछे करता है, जो आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स है वो भी आगे पीछे करने लगते हैं। फिर इन पार्टिकल्स की आगे पीछे करने की वजह से जो उनके नेक्स्ट आगे के मीडियम के पार्टिकल्स है उनमें भी वो मोशन ट्रांसमिट करते हैं, वो आगे के मीडियम पार्टिकल्स भी आगे पीछे करने लगते हैं। इस वजह से वो फिर अपने आगे के पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, फिर वहां तक वाइब्रेशन पहुंचती है। तो ऐसे आगे पीछे करते ये वाइब्रेशन तुम्हारे कानों तक पहुंच जाती है। पर अगर मीडियम हो गई नहीं तो पार्टिकल्स आगे पीछे किसके करेंगे? किसी के नहीं। तो इसलिए जब मीडियम नहीं होता है तो साउंड प्रोपोगेट नहीं कर पाता है। मीडियम का होना जरूरी है साउंड के प्रोपोगेशन के लिए। और यहाँ पे एक चीज और नोट करो कि साउंड जब तुम्हारे कानों तक पहुंचा तो उसके लिए मीडियम के पार्टिकल्स आगे पीछे कर रहे हैं, वो खुद नहीं मूव हो रहे, वो खुद नहीं लेके जा रहे साउंड को तुम्हारे कानों तक। वो आगे पीछे हुए तो उन्होंने नेक्स्ट सेट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है उनको डिस्टर्ब कर दिया, फिर वो अगले मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो जो ये डिस्टर्बेंस है ये ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, पार्टिकल्स नहीं ट्रांसफर होंगे, वो अपनी सेम मीन पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेट करेंगे। अब ये जो डिस्टर्बेंस मूव हो रही है सोर्स से लेकर तुम्हारे कानों तक, तो ये एक वेव की तरह मूव हो रही है। मतलब एक सेट ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए, फिर उन्होंने नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को वाइब्रेशन में लगाया, उसने अपने आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेशन में लाया, तो इसको एक वेव का मोशन कहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स खुद मूव नहीं होते, मतलब थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है पर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके नहीं चले जाते, एक पॉइंट पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, पर डिस्टर्बेंस मूव होती है। ये तो हो गई साउंड वेव। ऐसी और सारी वेव्स भी तुमने देखी होगी अपनी जिंदगी
जिंदगी में, कभी तुम रस्सी को लो, एक एंड से उसको ऊपर नीचे करो, तो तुम देखोगे ना वो जो ऊपर नीचे वाला मोशन है जो तुम एक एंड पे कर रहे हो वो भी ट्रैवल करेगा, वो जहां से तुम कर रहे हो वहां से ट्रैवल करके दूसरे एंड तक जाएगा रस्सी के। तो यहाँ पे भी रस्सी का कोई पार्टिकल छोड़ के नहीं चले गया उस एंड तक, बस ये जो डिस्टर्बेंस है जो तुमने एक एंड पे पैदा की ऊपर नीचे करके वो ट्रैवल की। तो ये भी एक तरीके की वेव ही है। अब वेव को तुम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर तुम डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट देखो तो दो तरीके की वेव होती है, एक होती है ट्रांसफर वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो ट्रांसफर वेव्स होती है ना उसमें जो पार्टिकल होता है, मीडियम का पार्टिकल, वो वाइब्रेट करता है वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। वेव की डायरेक्शन मतलब डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। जैसे अभी मैंने तुमने जो लास्ट एग्जांपल दिया था, स्ट्रिंग में जो तुम वेव मोशन प्रोड्यूस कर रहे थे, उधर क्या हो रहा था, जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स थे वो ऊपर नीचे जा रही थी और वेव जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही, मतलब वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल की डायरेक्शन के मोशन के परपेंडिकुलर था। तो ये ट्रांसवर्स वेव। पर साउंड के केस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। तो वो एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? जहां पे मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। और वेव्स को दो और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनके लिए मीडियम की जरूरत होती है उनको प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे साउंड वेव। साउंड का भी मैंने बताया था कि मीडियम बहुत जरूरी है उसको प्रोपोगेट करने के लिए। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। जैसे लाइट वेव, जो सूरज से रोशनी आ रही है तुम तक, देखो बीच में तो वैक्यूम है ना अर्थ और सन के बीच में, पर फिर भी लाइट सन से लेके यहाँ तक पहुंच जा रही है बिना मीडियम के। क्यों? क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें फिर पार्टिकल्स वाइब्रेट किसके करेंगे? अरे इसमें पार्टिकल्स नहीं वाइब्रेट करते बुद्धू, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। वो तुम बाद में डिटेल में पढ़ोगे, पर फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, जो लाइट वो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक्सरे भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो कुल मिला के साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। अब जब ये एयर से प्रोपोगेट कर रही होती है तो होता क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेशन शुरू किया, ऑब्जेक्ट मूव किया, तो वो अपने आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स को मूव करेगा, उनको ढकेलेगा। तो क्या होता है वहां पे एक कंप्रेशन एरिया बन जाता है, क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो पास आ जाते हैं इस ढकेलने की वजह से। कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स पास है, मतलब हाई डेंसिटी एरिया। और फिर जब ऑब्जेक्ट वापस पीछे आता है तो क्या करता है, वो थोड़ा सा वैक्यूम बना देता है, लो प्रेशर एरिया बना देता है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है वापस स्प्रेड हो जाते हैं और लो डेंसिटी हो जाती है। और ऐसा बार बार होते रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट आगे पीछे करता है वैसे उसके आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स हाई प्रेशर एरिया, फिर लो प्रेशर एरिया, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, ऐसा बनते रहते हैं। और इसी को कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी बोलते हैं। कंप्रेशन जब वहां पे ज्यादा प्रेशर है, मतलब हाई डेंसिटी एरिया हो गया, और रेयरफेक्शन जब वहां पे लोअर प्रेशर है, मतलब लो डेंसिटी एरिया है। और ये केवल आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स में तो होता नहीं है, ये आगे भी स्प्रेड करते रहता है। तो आगे की पार्टिकल्स में भी तुम्हें ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अल्टरनेटली देखने को मिलेगा। तो मेनली जो साउंड प्रोपोगेट हो रहा है, इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस और प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम। और ये साउंड केवल एक ही डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं। तुम जैसे बोलते हो तो तुम्हारे सामने कोई बैठा है, लेफ्ट में कोई बैठा है, कोई राइट में बैठा है, तो सबको आवाज आती है। तो ये साउंड हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, तो मतलब डिस्टर्बेंस भी हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। पर साउंड की प्रोपेगेशन की स्टडी के लिए या इसका वेव के एनालिसिस के लिए हम किसी एक डायरेक्शन को पकड़ के उसको स्टडी करते हैं कि उस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स का क्या मोशन हो रहा है। अब तुम्हें ये ट्रांसफर या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विजुअलाइज करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे स्लिंकी एक टॉय आता है, वो क्या होता है, स्प्रिंग के शेप का होता है, कॉइल्स होते हैं उसमें। तो उसको अगर तुम एक एंड में बांध दो और दूसरे एंड पे आगे पीछे करो इन द डायरेक्शन ऑफ स्लिंकी की डायरेक्शन में, आगे पीछे, तो जैसे तुम आगे करोगे वो थोड़ा कंप्रेशन क्रिएट होगा, मतलब हाई डेंसिटी रीजन। फिर तुम पीछे लाओगे तो वापस रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। तो अगर आगे पीछे कर रहे हो, ये जो कंप्रेशन तुम्हारे क्रिएट हुआ वो फिर आगे ट्रेवल करेगा। जैसे इस केस में राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है वो राइट लेफ्ट डायरेक्शन में ही हो रही है, और वेव भी किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट की डायरेक्शन में ही जा रही है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। और यहीं पे अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव समझनी है तो इसी स्लिंकी को अगर तुम ऊपर नीचे करोगे, मतलब जो स्लिंकी की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मोशन दोगे, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी, जिसमें पार्टिकल्स का मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वेव के मोशन के डायरेक्शन में। यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है पार्टिकल का मोशन, पर वेव अभी भी राइट टू लेफ्ट ही जा रही है। अब क्या सारे ही साउंड एक तरीके के होते हैं? तुम्हें कहीं से आवाज आ रही है, कोई तुम्हारे दोस्त आवाज निकाल रहा है, कोई टीवी से आवाज आ रही है, क्या सारी आवाजें तुम्हें सेम सुनाई देती है? नहीं ना। तो मतलब उनके साउंड वेव्स में कुछ डिफरेंस होगा। तो उसी डिफरेंस को जानने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी पड़ेगी। अब साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? इसकी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एक है वेवलेंथ, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरा एम्पलीट्यूड, चौथी स्पीड। अभी एक एक करके हम समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। अब तुम्हें बताया था कि मैंने साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है, साउंड जनरेट कैसे करता है। तो मान लो जब एक स्पीकर रखा हुआ है तो उसके सामने के जो पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स, वो वाइब्रेट करना चालू हो जाएंगे स्पीकर की वाइब्रेशन से। तो पहले कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफेक्शन बनेगा। कंप्रेशन क्या होता था, जहां पे मीडियम पार्टिकल्स पास होते हैं और डेंसिटी जो एवरेज डेंसिटी ऑफ मीडियम पहले थी उससे ज्यादा हो जाती है। और रेयरफेक्शन कहाँ होता है, जहां पे पार्टिकल दूर होते हैं और वहां की डेंसिटी जो एवरेज डेंसिटी हुआ करती है मीडियम
की उससे कम हो जाती है। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एरिया है ये अल्टरनेट होते हैं। अगर तुम स्पीकर से केवल डिस्टेंस वाइज देखो कि स्पीकर से अगर तुम मीडियम में डिस्टेंस देख रहे हो तो पहले कंप्रेशन आया, फिर उसके बाद रेयरफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफेक्शन आएगा, ऐसे आता रहेगा। और अगर तुम किसी एक पॉइंट पे भी देखो ना, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, एक ही डिस्टेंस पे देख रहे हो स्पीकर से, पर टाइम अलग 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 टाइम पे देख रहे हो, तो वहां पे भी कंप्रेशन बना, फिर रेयरफेक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन बनेगा। तो ऐसे अल्टरनेट रहता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अब अगर एक ही मूवमेंट ऑफ टाइम की बात करें, वहां पे अगर हम बस डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं कैसे वेरिएशन हो रहा है डेंसिटी या प्रेशर का, मतलब वो जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहा है, तो पहले मान लो कंप्रेशन बना, फिर रेयरफेक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफेक्शन, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। तो अगर तुम डेंसिटी प्रेशर का ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जैसे स्पीकर हो गया, तो जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे हायर डेंसिटी होगी या हायर प्रेशर होगा फ्रॉम द एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर, और जहां पे रेयरफेक्शन हो रहा होगा वहां पे लोअर डेंसिटी होगी। अब इसी कंप्रेशन वाले एरिया में एक पॉइंट आएगा जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट को कहते हैं क्रेस्ट। और जैसे जैसे तुम अगर ये रेयरफेक्शन वाले एरिया में जाओगे तो वहां पे भी डेंसिटी कम है एवरेज डेंसिटी से, तो वहां पे भी एक पॉइंट आएगा जहां पे डेंसिटी मिनिमम होगी, उस पॉइंट को कहते हैं ट्रफ। जैसे जो ये ग्राफ है इसमें अगर जो तुम हाईएस्ट पॉइंट देखोगे वो होगा तुम्हारा क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का वो होगा तुम्हारा ट्रफ। और ये रिपीट भी हो रहे हैं, देखो डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस आगे जा रही है वापस एक क्रेस्ट आया, फिर वापस एक ट्रफ आया, फिर वापस क्रेस्ट आया, वापस ट्रफ आया। तो इसी से तुम वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। इसमें वेवलेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर ट्रफ को भी तुम कंसीडर कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, वही होती है वेवलेंथ। और क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस बता रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर से होगी, क्योंकि डिस्टेंस हम मीटर में नापते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्रेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन का जहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला पॉइंट है, और ट्रफ का रिप्रेजेंट कर रहा है रेयरफेक्शन का जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी वाला पॉइंट है। तो हम लोग वेवलेंथ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस। अब यहाँ पे कंप्रेशन का दोनों का हाईएस्ट वाला पॉइंट देखोगे, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफेक्शंस, उसमें भी रेयरफेक्शन का दोनों मिनिमम वाला पॉइंट देखोगे जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी है, तो उनके बीच की डिस्टेंस तुम्हारी वेवलेंथ होगी। अब जैसे अगर तुम्हें दो ग्राफ दे दिए गए, ये ग्राफ कौन सा है पहले तो पूछो, ये प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो इनको देख के क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों ग्राफ में ए और बी में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? हाँ जरूर बता सकते हो। वेवलेंथ होती क्या है, दो हाईएस्ट पॉइंट्स की डिस्टेंस। तो ए में देखो जो दो हाईएस्ट पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो ज्यादा दिख रही है ना, बी में वही डिस्टेंस छोटी दिख रही है। अगर बी में ग्राफ में दो हाईएस्ट पॉइंट्स की डिस्टेंस देखो, दो कॉन्सिक्यूटिव हाईएस्ट पॉइंट्स की, मतलब तो वो डिस्टेंस छोटी दिख रही है, इसलिए ए की वेवलेंथ बी से ज्यादा है। अब इसी वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए ये एनिमेशन देखो, इसमें देखो पिस्टन जो आगे पीछे जा रहा है, तो वो मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उधर भी कंप्रेशन आ जा रहा है। जहां पे देखोगे ना बहुत ज्यादा डेंस है, ज्यादा काला काला दिख रहा है, वो डेंसर एरिया हो गया, और जहां पे थोड़ा व्हाइटिश एरिया दिख रहा है वो तुम्हारा रेयरफेक्शन एरिया हो गया। तो इसी से देखो कैसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोपोगेट करते हैं मीडियम में, और दो जो कॉन्सिक्वेंट कंप्रेशन में हाईएस्ट डेंसिटी वाले पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस ही वेवलेंथ होती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव पढ़ते हैं, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक ऑब्जेक्ट जाता है फिर वापस पहले वाले एक्सट्रीम पे आ जाता है तो कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हुई, और ऐसी कितनी साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो रही है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने, साइकिल पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। अब साउंड वेव में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है, डेंसिटी ऑफ प्रेशर चेंज होता है, हाईएस्ट डेंसिटी से लोएस्ट डेंसिटी तक, फिर वापस हाईएस्ट डेंसिटी तक। तो बताया था ना मैंने अभी तुम्हें कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। कंप्रेशन का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, क्रेस्ट होता है, जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और रेयरफेक्शन का जो लोएस्ट डेंसिटी वाला पॉइंट है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो अगर तुम किसी भी पॉइंट ऑफ मीडियम को देखोगे ना, उसका टाइम के साथ वेरिएशन देखो डेंसिटी का, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम डेंसिटी तक जाएगा, फिर वापस लोएस्ट डेंसिटी तक जाएगा, फिर वापस मैक्सिमम डेंसिटी तक। तो ऐसे साइकिल होती रहेगी, मैक्सिमम टू मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस केस में तुम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू, ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। और ऐसी कितनी साइकिल्स एक सेकंड में हो रही है उसको क्या बोल दोगे, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे भी उसकी यूनिट क्या रहेगी, साइकिल पर सेकंड, या सिंपली पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ यूज करेंगे वो कौन सा होगा, डिस्टर्बेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। डिस्टर्बेंस मतलब डेंसिटी या फिर प्रेशर, नॉर्मली डेंसिटी को मान के चल लो। तो वेरिएशन इन डेंसिटी दिखेगी तुम्हें वाई एक्सिस में, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में क्या दिखेगा, टाइम के साथ उसका वेरिएशन। अब यहाँ पे तुम डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, जो सोर्स से डिस्टेंस चेंज कर रहे थे ना हम पहले जब वेवलेंथ देख रहे थे, यहाँ पे वो नहीं। यहाँ पे हम एक ही पॉइंट पे देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे कैसे वेरिएशन हो रहा है डेंसिटी का अलग अलग टाइम पे। तो इस ग्राफ में जब तुम देखोगे ना एक लोएस्ट पॉइंट से दूसरे लोएस्ट पॉइंट, तो मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो गई, या फिर एक हाईएस्ट पॉइंट से दूसरे हाईएस्ट पॉइंट, तो वो भी एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो ऐसी जो कंप्लीट साइकिल है उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और यहाँ पे साइकिल को तुम ऑक्सीलेशन भी बोल सकते हो कि वन कंप्लीट साइकिल इक्वल टू वन कंप्लीट ऑसिलेशन, क्योंकि जब ये एक कंप्लीट साइकिल हो रही है ना तो पार्टिकल्स का मोशन क्या हो रहा है, एक बार कंप्लीटली ऑसिलेट कर ले रहा है कि एक एक्सट्रीम एंड से दूसरे एक्सट्रीम एंड, फिर वापस पहले वाले एक्सट्रीम एंड। अब
इसी ग्राफ से अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तुम देखो 1 सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स हो जा रही है, तो इस ग्राफ में देखो तो 3 कंप्लीट साइकिल्स हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे आ रही है 3 हर्ट्ज। अब मैंने तुम्हें बता दिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन जान लो। तो टी टाइम में जो कि टाइम पीरियड है तो उसमें कितने ऑसिलेशन होते हैं? एक ऑसिलेशन। वो डिफाइन ही ऐसे किया गया है टाइम पीरियड कि जितने टाइम में एक ऑसिलेशन हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? अब बस ये यूनिटरी मेथड से तुम्हें निकालना है, वो आ जाएगा तुम्हारा 1/t और इसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t और t यहाँ पे टाइम पीरियड है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं? टाइम पीरियड के लिए तो हम कैपिटल T यूज कर लेते हैं सिंपली, पर फ्रीक्वेंसी के लिए हम ग्रीक सिंबल यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट से कुछ नहीं बल्कि ग्रीक सिंबल। और वो सिंबल क्या है? वो होता है न्यू, NU, न्यू। अब उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं V की तरह ही लिखते हैं, पर वो पहला डंडा थोड़ा सीधा रहता है, दूसरा वाला कर्व्ड रहता है, पर लगभग V की तरह रहता है सिंबल। अब जैसे ये एनिमेशन देखो जिसमें तुम्हें साउंड वेव जाती हुई दिख रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है साउंड वेव। वो कैसे दिख रही है? कंप्रेशंस भी आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट और रेयरफेक्शन भी आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। रेयरफेक्शन बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जो जहाँ पे कम पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो थोड़ा व्हाइटिश एरिया है, और जो डार्कर एरिया है जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स है, वो तुम्हारा हो जाता है कंप्रेशन। अब तुम्हें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखनी है कितनी होगी, तो कैसे देखोगे? कोई भी एक सेक्शन ले लो, जैसे यहाँ पे ए डैश बनाया है जो सेक्शन है, वहां पे देखो एक कंप्रेशन पास हुआ, फिर दूसरा कंप्रेशन पास हुआ, फिर तीसरा पास हुआ। अब 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन उस सेक्शन से पास हो जा रहे हैं, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड कैसे देखोगे? कि जो 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन पास हो रहे हैं, कि 2 जो कॉन्सिक्वेंट कंप्रेशन पास हो रहे हैं उस सेक्शन से, उनके बीच का टाइम गैप कितना है, वो टाइम गैप ही तुम्हारा क्या देगा? टाइम पीरियड। अब जैसे अगर ये तुमको 2 ग्राफ दे दिए जाए, अब तुमसे पूछा जाए इनमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है या वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो कैसे बताओगे? तो पहले पूछोगे भाई ये ग्राफ किसके बीच में है, वाई एक्सिस में क्या चीज है और एक्स एक्सिस में क्या चीज है। तो वाई एक्सिस में तो जनरली तुम्हारा डिस्टर्बेंस ही रहता है, जो डेंसिटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, पर एक्स एक्सिस में क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज कांस्टेंट है इस ग्राफ में। अब अगर इस ग्राफ में टाइम कांस्टेंट होता कि एक ही टाइम पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ कैसे कैसे वेरी कर रही है डेंसिटी, एक्स एक्सिस में मतलब डिस्टेंस है, तो फिर ये जो एरो बनाए ना दोनों ग्राफ में, ये क्या बता रहे हैं? वेवलेंथ बताते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल दिया था। पर अगर यही ग्राफ डेंसिटी वर्सेस टाइम का है कि एक ही पॉइंट पे, मतलब हम डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है डेंसिटी का, तब ये ग्राफ का जो एरोज है ये क्या देते हैं? ये देते टाइम पीरियड, कि 2 कॉन्सिक्वेंट क्रेस्ट के बीच में कितना टाइम गैप है, तो वो हो जाता टाइम पीरियड। तो इन केसेस में ए में ज्यादा गैप है, ए का टाइम पीरियड ज्यादा है बी से, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो जहां पे टाइम पीरियड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम, तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी और बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो इन ग्राफ्स में कि देखो एक्स एक्सिस में तो ये दोनों ग्राफ लेंथ सेम है ना, तो ऊपर वाला ग्राफ सेम टाइम में कम बार ऊपर नीचे कर रहा है, और नीचे वाला ग्राफ उतने ही टाइम में ज्यादा बार ऊपर नीचे कर ले रहा है। इतना तो दिख रहा है तुमको, तो नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा ऑसिलेशंस कर ले रहा है सेम टाइम पीरियड पे। अब यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू समझो ये क्या होता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों एनिमेशन में स्पीड सेम है साउंड वेव की। ये जनरली होता भी है कि अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना साउंड, तो उसकी स्पीड सेम रहती है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि लेफ्ट वाले ग्राफ में 2 कंप्रेशंस के बीच का गैप ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और राइट वाले ग्राफ में 2 कंप्रेशंस के बीच का गैप छोटा है तो उसकी वेवलेंथ कम है। पर अगर तुम फ्रीक्वेंसी की बात करो तो तुम देखोगे, अगर तुम एक सेक्शन देखो दोनों ही ग्राफ्स में, कोई सेक्शन देखो, तो लेफ्ट वाले ग्राफ में ना 1 सेकंड में कम कंप्रेशंस पास हो पा रहे हैं एक ही सेक्शन से, और राइट वाले में 1 सेकंड में ज्यादा कंप्रेशंस पास हो पा रहे हैं, क्योंकि उन कंप्रेशंस के बीच की डिस्टेंस कम है ना, और स्पीड तो सेम है वेव की दोनों केसेस में। तो राइट वाले में क्योंकि पास है कंप्रेशन, तो ज्यादा कंप्रेशन पास हो पा रहे हैं 1 सेकंड में किसी भी सेक्शन से, और लेफ्ट वाले में वही कंप्रेशन दूर है, भले ही स्पीड सेम है पर वो दूर है, इसलिए कम कंप्रेशन पास हो पा रहे हैं 1 सेकंड में सेम सेक्शन से। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? राइट वाले की। अब नीचे जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है? साउंड प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और साथ साथ ये टाइम के साथ भी चेंज होते रहना है ना ग्राफ, टाइम के साथ भी वेरिएशन दिखा रहा है। पर किसी भी टाइम पे तुम देखो तो 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या दिखाएगा? इसमें दिखाएगा वेवलेंथ, और राइट वाले में भी सेम चीज है, उधर भी वेवलेंथ दिखाएगा 2 क्रेस्ट के बीच में। तो राइट वाले में वेवलेंथ छोटी है और लेफ्ट वाले में वेवलेंथ ज्यादा है। पर जो ये रेड कलर की बॉल बनी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो किसी भी एक पॉइंट का वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी भी एक पॉइंट पे साउंड प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है टाइम के साथ। देखो ऊपर नीचे जा रही है टाइम के साथ, तो ऊपर नीचे जा रही है, मतलब साउंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किसी भी एक पॉइंट पे। अब ये बॉल कितना ही जल्दी ऊपर नीचे कर रही है, वो तुम्हारी क्या दिखाएगी? फ्रीक्वेंसी। कि उसने कितनी बार ऊपर नीचे कंप्लीट साइकिल्स कर ली 1 सेकंड में, वो हो जाएगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो कि लेफ्ट वाली बॉल धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रही है, और वहीं पे राइट वाली बॉल जल्दी ऊपर नीचे कर ले रही है, तो 1 सेकंड में वो ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रही है राइट वाली बॉल। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी राइट वाले साउंड वेव की ही ज्यादा है। अब तुम केवल आवाज को सुन के बता सकते हो क्या कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी? तो इसका जवाब है हाँ। कैसे? क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है पिच के टर्म्स में, कि कितनी तीखी तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। तीखी मतलब श्रिलनेस किसकी ज्यादा है, तो जो ज्यादा श्रिल आवाज होगी
होगी ना, मतलब उसकी तीखी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसी को तुम पिच भी कहते हो कि जिसकी श्रिलनेस ज्यादा है मतलब उसका पिच ज्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। और जिसका श्रिलनेस कम है आवाज का, वो थोड़ी भारी मोटी आवाज होगी, उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब पिच कम होगा। तो नीचे देखो तुम्हें दो ग्राफ दिए हुए हैं, दो अलग अलग साउंड वेव से। ऊपर वाली साउंड वेव देखो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम कर पा रही है सेम टाइम पीरियड में। वहीं पे नीचे वाला ग्राफ देखो सेम टाइम पीरियड में उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी हाई पिच साउंड है वो। और ये पिच किस पे डिपेंड करेगा, मान लो तुमने स्ट्राइक किया या आपने मुक्के से मारा, हथौड़े से मारा, एक टेबल पे मारा तुमने या फिर एक पतली सी सीट में मारा, तो दोनों से जो आवाज आएगी ना उसकी श्रिलनेस अलग अलग होगी, मतलब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। पर वो किस चीज पे डिपेंड करा, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उसका मटेरियल क्या है, इस पे। अब आते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पे, जो कि है एम्पलीट्यूड। अब ये क्या होता है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है तो मीडियम में क्या होता है, उसकी डेंसिटी चेंज होते रहती है, साथ साथ प्रेशर भी चेंज होते रहता है। वो चेंज कैसे होता है, जो उसका मीन वैल्यू था, मतलब जो पुरानी डेंसिटी थी उससे ज्यादा हो जाती है, फिर कम होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर कम होती है। किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो अब ये मीन वैल्यू से कितना ऊपर तक गई या फिर कितना नीचे तक गई, वही होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। अब ये प्रेशर या डेंसिटी वेरिएशन कुछ भी ले सकते हैं उसमें, इन द मीडियम ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। और अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी, क्योंकि तुम डेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हो ना उसकी मीन वैल्यू से उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। अगर तुम प्रेशर का देखोगे तो वो प्रेशर की ऐसा यूनिट भी यूज कर सकते हो। अब इस एम्पलीट्यूड से फर्क क्या पड़ता है, अब जो साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा वेरिएशन हो रहे हैं उसमें, तो उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, तुम्हें ज्यादा तेज सुनाई देगा वो साउंड। और अगर जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट साउंड होगा, मतलब तुम्हें थोड़ा धीमा सुनाई देगा। अब ये डिपेंड कैसे करता है, अब ये डिपेंड करता है तुमने कितनी फोर्स से वाइब्रेशन को इनिशिएट किया है। जैसे अगर तुम मेटेलिक शीट पे हथौड़ा मारोगे, अगर तुम धीरे से हथौड़ा मारोगे तो तुम्हें धीमा साउंड सुनाई देगा। अगर बहुत तेज हथौड़ा मारोगे हाई फोर्स से तो तुम्हें ज्यादा लाउड आवाज सुनाई देगी। सिमिलरली अगर तुम ताली भी बजाते हो तो धीरे से फोर्स से अगर तुम ताली बजाओ तो तुम्हें कम सुनाई देगा, जैसे ये कम सुनाई दिया। अगर तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा के ताली बजाओगे तो अब ज्यादा सुनाई दिया ना, ज्यादा लाउडनेस थी ना, क्यों, क्योंकि तुमने ज्यादा फोर्स लगाया। इसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड भी ज्यादा हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है, मैंने तुम्हें चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया। तो इसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। अब तुम्हें अपने कॉमन सेंस से ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो साउंड तुम ज्यादा फोर्स लगा के प्रोड्यूस करोगे उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा ही होगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ये भी बताया था कि अगर ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है। तो ये लगभग डायरेक्टली रिलेटेड है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। और अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, या फिर एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी के, कि एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा या इंटेंसिटी ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा। अब जब साउंड प्रोड्यूस होता है एक सोर्स से तो वो हर डायरेक्शन में फैल जाता है ना, हर डायरेक्शन में निकलता है वो, जैसे तुम्हें पहले वाले एनिमेशन में दिख रहा होगा। पर एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी तो बढ़ेगी नहीं, है ना, सेम एनर्जी तुम्हारी अब हर डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर तुम देखो तो ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जा रही है थोड़े दूर बाद, सोर्स से जितना दूर जा रही है वो एनर्जी, वो उतने ज्यादा एरिया में स्प्रेड होना पड़ रहा है उसको। तो सेम एनर्जी अगर ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो रही है तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कम हो जाएगी, तो मतलब इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जितना ज्यादा तुम दूर जाओगे ना सोर्स से उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो इंटेंसिटी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो मतलब लाउडनेस भी कम हो रही है। इसलिए अगर तुम स्पीकर के एकदम पास जाके खड़े हो जाते हो, टीवी का स्पीकर ले लो या कोई सा भी स्पीकर ले लो, अगर एकदम उसके पास जाके चिपक के खड़े जाओ तो तुम्हें बहुत तेज आवाज आएगी। और वहीं तुम उससे थोड़ा दूर जाते रहोगे ना तो तुम्हें उस आवाज की लाउडनेस कम लगेगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना एम्पलीट्यूड कम होते रहता है, जैसे तुम्हें सेकंड ग्राफ में दिख रहा होगा। और यहाँ डिस्टेंस कहां से बात हो रही है, सोर्स से दूर जाओगे तो धीमा धीमा सुनाई देगा तुमको। अभी नॉर्मल केस तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो लाउडनेस भी जाती होती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए लाउडनेस और इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम चीज नहीं होती है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, देखो इंटेंसिटी तो मैंने तुम्हें बताया ये क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये तो फॉर्मूले से तो तुम निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी हो गई। बट लाउडनेस जो होती है ना वो डिपेंड करती है कौन सुन रहा है, उसका कान कैसा है, उसके कान की सेंसिटिविटी कैसी है। तो ये लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी हो गई। जैसे कई बार ऐसा भी होगा कि दो साउंड है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, पर तुम्हें एक साउंड थोड़ा ज्यादा लाउडर सुनाई देगा दूसरे राउंड से। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो कान है वो ज्यादा सेंसिटिव है उस फ्रीक्वेंसी के साउंड के लिए। नॉर्मली जो हम ह्यूमंस है ना, हमारा कान ज्यादा सेंसिटिव होता है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि हमारी सुनने की एक कैपेबिलिटी होती है कि हम जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं, यही हमारी रेंज है। इससे ज्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा तो हम नहीं सुन सकते, इससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा तब भी हम नहीं सुन सकते, इसी रेंज में हम सुन सकते हैं। अब इसमें भी अगर तुम इसकी मिड रेंज फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे ना तो वहां हमारा कान ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें ज्यादा लाउड सुनाई देगा वो साउंड। बल्कि अगर तुम एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी पे चले जाओ 20 हर्ट्ज के आसपास या
बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाओ 20,000 के आसपास, तो वहां पे हमें उतना लाउड नहीं सुनाई देगा, वहां कान ही उतना सेंसिटिव नहीं होता है उस फ्रीक्वेंसी के लिए। इसलिए लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में डिफरेंस है। देखो अभी तक हमने जितने भी साउंड वेव्स देखी ना, वो सिंपल सी साउंड वेव थी, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। और ये सिंपल क्यों थी? क्योंकि ये प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स थी, कोई मिलावट नहीं थी। अब ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है ट्यूनिंग फॉर्क से। मैंने ट्यूनिंग फॉर्क का शुरुआत में तुम्हें एक एग्जांपल दिया था ना, यू शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसको तुम हिट करोगे उसके फॉर्क्स वाइब्रेट करते हैं, उससे जो साउंड होता है वो ऐसे प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस होता है। पर नॉर्मल जो हम साउंड सुनते हैं ना स्पीकरों से या किसी के बोलने से या कहीं से भी, वो एक प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं होता है, उसमें ना मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड होती है, इसलिए उसका वेव फॉर्म भी थोड़ा अलग बनता है। जैसे नीचे देखो, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड वेव्स को अगर तुमने मिलाया तो एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म आया। अब वो वेव फॉर्म थोड़ा अलग है जो हमने अभी सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स में पढ़ा था। अब जो फ्रीक्वेंसी मिलके ये फाइनल वेव फॉर्म बनी है, उनमें से जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो बाकी की फ्रीक्वेंसीज जुड़ती है उनको हम कहते हैं एडिशनल फ्रीक्वेंसीज या फिर हार्मोनिक्स या ओवरटोन भी बोल सकते हैं। और ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो डिपेंड करेगा ऐसी कितनी नंबर ऑफ एडिशनल फ्रीक्वेंसीज जोड़ी है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, इंटेंसिटी क्या थी इन हार्मोनिक्स की, इन सब चीजों में। और अगर तुम ये फाइनल वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी तुम्हें अगर सीधे सीधे बतानी है तो वो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बताओगे, मतलब जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का साउंड उसमें मिला हुआ है। अब ऐसे वेव फॉर्म्स के कुछ और एग्जांपल्स देखो। अब यहाँ पे तुम्हें ट्यूनिंग फॉर्क का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंपल ही होता है। अब फ्लूट का एग्जांपल देखो, वॉइस जो तुम लोग बोलते हो उसका वेव फॉर्म देखो कैसे बनता है, वायलिन होता है उसका वेव फॉर्म कैसा बनता है। अब देखो इस डायग्राम्स में ना भले ही इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, अब यहाँ पे तुम कहोगे जो बाकी की वेव फॉर्म्स है वो तो मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे? फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और तुम ऐसे भी देख सकते हो कि सेम टाइम में ये सेम नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उससे भी दिख रहा है कि इन सारे वेव फॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अगर तुम इन सारे वेव फॉर्म्स का एम्पलीट्यूड भी सेम करके चलोगे ना, फिर भी जब तुम इन्हें सुनोगे तो तुम्हें सबकी आवाज अलग अलग सुनाई देगी, सेम नहीं सुनाई देगी। भले ही फ्रीक्वेंसी सेम थी, एम्पलीट्यूड सेम है, पर आवाज अलग अलग सुनाई देगी। तुम डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन सी आवाज वायलिन से बजी है, कौन सी फ्लूट से बजी है, कौन सी किसी की आवाज बोलने से आई है, कौन सी ट्यूनिंग फॉर्क से आई है। और इस साउंड की प्रॉपर्टी को ही हम टिम्बर बोलते हैं। मतलब टिम्बर क्या हुआ? टिम्बर या क्वालिटी भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश, मतलब हम पता लगा लेते हैं अलग अलग साउंड को, फ्रॉम वन अनदर हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, लाउडनेस तुम्हारा एम्पलीट्यूड से आ जाता है। तो सेम पिच और सेम लाउडनेस की आवाजें हैं पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, फिर हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका टिम्बर अलग होगा या क्वालिटी अलग होगी। और वो किस पे डिपेंड करती है? इन साउंड के वेव फॉर्म पे। और वेव फॉर्म किस पे डिपेंड करता है? मैंने अभी तुम्हें बताया था, उसमें कितने हार्मोनिक्स है, क्या फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स है, क्या इंटेंसिटी है उन हार्मोनिक्स की। हार्मोनिक्स मतलब एडिशनल फ्रीक्वेंसीज जो मिली हुई है। अब जो साउंड तुम्हें सुनने में ज्यादा प्लीजेंट लगेगा ना, अच्छा लगेगा कानों को, उसको कहते हैं रिच क्वालिटी का साउंड। जनरली जो म्यूजिक सुनते हो तुम, वो थोड़ा रिच क्वालिटी का होता है। और जो साउंड तुम्हें सुनने में खराब लगेगा, कानों में दर्द होगा, तुमको बेकार बंद करो ऐसा लगेगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉइज। और जो साउंड एक प्योर फ्रीक्वेंसी का होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना ट्यूनिंग फॉर्क से निकलता है, उस साउंड को कहते हैं टोन। और जो साउंड प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं होता बल्कि सेवरल फ्रीक्वेंसीज मिली होती है और पर सुनने में अच्छा लगता है, उसको नोट कहते हैं। अब किसी ने गिटार या वायलिन या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा होगा तो उसको पता होगा ये सब वर्ड्स का, नोट्स, म्यूजिकल नोट्स, ये सब हम यूज करते हैं ना उसमें। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम किसी भी चीज के लिए। तो साउंड में क्या ट्रेवल करता है? डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है ना, डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन या रेयरफेक्शन, है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी? इट इज अ डिस्टेंस व्हिच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन या रेयरफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, कि टाइम टेकन बाय कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट, तो टाइम पीरियड होता है जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल टी टाइम में वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? जितना डिस्टेंस होगा टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शंस के बीच में। और ये डिस्टेंस को और एक और वर्ड बोलते हैं, क्या था? वेवलेंथ। तो कैपिटल टी टाइम में साउंड की डिस्टर्बेंस को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? एक वेवलेंथ जितना। और वेवलेंथ को हम लोग ना ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। लैम्डा होता है उल्टा वाई जैसा दिखता है, वाई को उल्टा कर दो वो हो जाएगा लैम्डा। तो कैपिटल टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? यूनिटरी सिस्टम से आ जाएगा लैम्डा बाय टी डिस्टेंस। और यही होती है स्पीड ऑफ साउंड कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है साउंड, तो हो गया लैम्डा बाय टी। और मैंने तुम्हें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी कुछ देर पहले बताया था कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? न्यू से, जो वी की तरह दिखता है, ग्रीक सिंबल होता है। तो यहाँ 1 बाय टी को न्यू से रिप्लेस कर सकते हो। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली? लैम्डा इंटू न्यू, मतलब स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये अलग अलग मीडियम में तो अलग अलग होती है, पर अगर तुम सेम मीडियम की बात करो तो वो सेम रहती है। चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी का साउंड ले लो, अगर तुम सेम मीडियम में, एक ही मीडियम में ट्रेवल करा रहे हो उसको, तो सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा। अब ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे बाकी फिजिकल कंडीशंस भी सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर एयर से ट्रेवल करा रहे हो तो, या कोई और फिजिकल कंडीशन भी सेम है, तो सेम मीडियम में किसी भी फ्रीक्वेंसी का साउंड सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो इससे एक और चीज हमें पता चली क्या, कि देखो अगर v
v कांस्टेंट है, v मतलब स्पीड ऑफ द साउंड कांस्टेंट है, तो लैम्डा इंटू न्यू कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाए, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा और समझ में आएगा तुम। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, मतलब 2000 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ? 2000 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है पर सेकंड, और वेवलेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर? तो तुम्हें टाइम निकालना है जितने में वो 1500 मीटर ट्रेवल कर ले। तो पहले स्पीड निकाल लो। स्पीड मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा तुम्हें दिया है 35 सेंटीमीटर मतलब 0.35 मीटर, और तुम्हें न्यू दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। फिर टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस तुम्हें दिया है 1500 मीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब सबको ऐसा यूनिट में ही लेके चलना, तो तुम्हारा टाइम सेकंड्स में आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। टोन मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है? टोन एक तरह का साउंड ही होता है जो एक प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी है 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। डिस्टेंस दिया है तुमको, पर इसमें पूछा क्या है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। अब ये क्या होता है? ये टाइम इंटरवल का एक और वर्ड होता है। क्या होता है वो? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यही तो होता है कि टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस। और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें? 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तुमको दी हुई है 500 हर्ट्ज, तो तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा 0.002 सेकंड। अब इसमें डिस्टेंस का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं था, वो बस तुम्हें ऐसे बहकाने के लिए दिया गया, पर तुम बहकना नहीं, तुम बस टारगेट में फोकस करना। यहाँ पे क्या टारगेट था? टाइम पीरियड निकालने का। उसके हमें क्या चाहिए था? फ्रीक्वेंसी, वो भी दी हुई थी। अब मैंने तुम्हें बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, मतलब प्रोपोगेट करने के लिए, कहां से? सोर्स से लेके तुम्हारे कानों तक या कहीं भी क्या जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। और ये मीडियम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस जैसे एयर हो गई, पर वैक्यूम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई मैटर जरूर होने चाहिए। अब ये जो स्पीड होती है ना साउंड की, ये एक फाइनाइट स्पीड है, मतलब साउंड एक कुछ टाइम लेगा सोर्स से तुम्हारे कानों तक या किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तुरंत नहीं पहुंच जाएगा। और ये जो स्पीड होती है ना साउंड की, ये अगर तुम लाइट की स्पीड से कंपेयर करो तो उससे बहुत कम होती है। लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत ज्यादा। और जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो तो इससे बहुत कम होती ही है, और साथ साथ वो डिपेंड भी करती है किस मीडियम में वो साउंड ट्रेवल कर रहा है, और उस मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज है, उस मीडियम का क्या टेम्परेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सॉलिड में होता है ना, कोई सॉलिड स्टेट का मीडियम है, तो उसमें साउंड ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा कंपेयर टू लिक्विड या गैस। गैस में सबसे स्लोएस्ट ट्रेवल करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, उसमें एटम्स बहुत पास पास होते हैं, और लिक्विड में वही एटम्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो और ज्यादा दूर होते हैं एटम्स। तो सॉलिड में एटम्स पास पास होने की वजह से ना, वो जो डिस्टर्बेंस, साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है? डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? एक एटम वाइब्रेट करने लगता है, वो दूसरे एटम को वाइब्रेट कराता है, वो अगले एटम को वाइब्रेट कराता है, तो मतलब एटम्स डिस्टर्बेंस को पास ऑन करते जाते हैं। अब ये एटम जितने पास पास खड़े होंगे उतनी जल्दी जल्दी उसको पास कर देंगे, और वही अगर ये एटम दूर दूर है उतना धीरे वो उसको पास कर पाएंगे डिस्टर्बेंस को। इसलिए क्योंकि सॉलिड में एटम्स एकदम पास पास हैं, तो वो तुरंत तुरंत पास ऑन कर देते हैं डिस्टर्बेंस। इसलिए डिस्टर्बेंस बहुत फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में कंपेयर टू लिक्विड या गैस। और स्लोएस्ट किसमें ट्रेवल करेगी? गैस में, क्योंकि उसमें एटम्स दूर दूर होते हैं, सबसे ज्यादा दूर गैस में ही होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा मीडियम के, क्या? स्पीड ऑफ साउंड। कैसे? अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी आ जाती है एटम्स में, वो ज्यादा मूवमेंट करने लगते हैं, जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लगते हैं। एनर्जी आ जाती है ना ज्यादा टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ाए मतलब हीट एनर्जी ज्यादा है उन एटम्स की, जिसकी वजह से एटम्स जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एटम्स का मूवमेंट जल्दी जल्दी हो रहा है, तो क्या लगता है तुम्हें साउंड तेज ट्रेवल करेगा कि धीमे? ऑफ कोर्स तेज ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी डिस्टर्बेंस पास ऑन होगी। अब फॉर एग्जांपल जब 0 डिग्री सेल्सियस में साउंड ट्रेवल करता है एयर में, तो उसकी स्पीड क्या होती है? 331 मीटर पर सेकंड। अब यही साउंड जब एयर का टेम्परेचर बढ़ा दो, 22 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो यही स्पीड 331 से बढ़ के 344 हो जाती है। अब यहाँ पे तुम्हें एक टेबल भी दी गई है जिसमें अलग अलग मीडियम से साउंड का स्पीड दिखाई गई है। अब तुम्हें ये स्पीड रटने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं रटना है ये स्पीड तुमको दी जाएगी। पर अगर कुछ याद करना ही है तो नॉर्मली एयर में याद कर लो, क्योंकि एयर में ही मोस्टली साउंड ट्रेवल करता है। तो एयर में क्या स्पीड है? 346 मीटर पर सेकंड। और ये किस टेम्परेचर की एयर की बात हो रही है? 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस से एयर का टेम्परेचर रहता है हमारे इंडिया में, तो इसलिए इस टेम्परेचर का तुम्हें स्पीड दिया गया है, वो 346 मीटर पर सेकंड है। पर बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पर याद मत करो। पर इनमें एक ट्रेंड देखो जो सॉलिड्स में है, जैसे एल्यूमिनियम में स्पीड कितनी है? 6400 समथिंग, ठीक है? 6400 मीटर पर सेकंड स्पीड। फिर लिक्विड में जैसे वाटर का ले लो, तो उसमें कितनी है? 1531, मतलब कितनी कम हो गई सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में। और वही अगर तुम गैस में देख रहे हो, एयर में, तो 346 बस। तो तुम देख रहे हो जैसा मैंने बोला था, सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम स्पीड होती है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि 25 डिग्री सेल्सियस या नॉर्मल एयर में साउंड की स्पीड कितनी है? 346 मीटर पर सेकंड। और वही लाइट की स्पीड कितनी मैंने बताई थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड लाइट की, और साउंड की केवल 346। तो
बहुत कम है। इसलिए देखो जब तुम बिजली कड़कते हुए देखते हो ना आसमान में, कभी बारिश के मौसम में देखना, बिजली कड़कती है फिर थंडर की आवाज आती है, तो ये जो लाइटिंग और थंडर ये होता तो एक साथ है आसमान में, पर तुम तक साउंड बाद में पहुंचता है, थंडर की आवाज बाद में पहुंचती है, तुम्हें वो बिजली पहले दिख जाती है, जो लाइटिंग होती है ना वो पहले दिख जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है तो तुरंत तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाती है, पर साउंड वो सोर्स से तुम्हारे कानों तक ट्रेवल करने में, मतलब आसमान से तुम्हारे कानों तक ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए थंडर की आवाज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। सिमिलरली कुछ जेट्स होते हैं, मतलब एयरप्लेन्स होते हैं जो फाइटर जेट्स हो गए जैसे, वो ना सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल करते हैं। सुपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड में ट्रेवल करते हैं। तो क्या होता है ना, तुम जब देखोगे इन सुपरसोनिक जेट्स को ट्रेवल करते हो, तुम्हें दिखेंगे जेट पहले निकल गया, साउंड बाद में आ रहा है तुम तक। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत तेज होती है। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। देखो साउंड जब ट्रेवल करता है और किसी सरफेस पे हिट करता है, जैसे सॉलिड या लिक्विड की, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे तुम बॉल दीवार पे मारते हो तो क्या होती है, बॉल वापस पलट के रिफ्लेक्ट होकर आती है, वैसे साउंड भी दीवार पे लड़के वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है। पर ये किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ जाएगा, ये एक लॉ को फॉलो करता है जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो क्या बोलता है कि द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड द थ्री आर इन सेम प्लेन। ये क्या बोल दिया? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बस यही है कि देखो साउंड जब एक डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, वो जब इंसिडेंट किया मतलब लड़ा किसी दीवार से या किसी भी सरफेस से, सॉलिड या लिक्विड की, तो वो जब रिफ्लेक्ट होके आया तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड था और जो इंसिडेंट साउंड था वो दोनों सेम एंगल बनाएंगे। किससे? नॉर्मल टू द सरफेस से। अब तुम नॉर्मल लाइन बना दो सरफेस पे, कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और नॉर्मल किस पॉइंट पे बनाओ? जहां पे साउंड इंसिडेंट हो रहा है उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल लाइन बना दो। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस लाइन से अगर तुम इंसिडेंट साउंड का एंगल मेजर करो जिसको आई बोल दिया, या रिफ्लेक्टेड साउंड का एंगल मेजर करो जिसको आर बोल दिया, तो आई इक्वल टू आर होगा। और ये जो तीनों लाइंस है, मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड इंसिडेंट हो रहा है उसको एक लाइन मान लो, और नॉर्मल दूसरी लाइन, और जो तीसरी लाइन मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड रिफ्लेक्ट होके गया, ये तीनों लाइनें सेम प्लेन पे लाई करती है। अब इसको साबित करने के लिए तुम एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। अब तुम दो एक पाइप्स लो, पाइप्स लंबे पतले से पाइप लो। अब एक पाइप के एक एंड पे तुम क्या रख दो? कोई सोर्स ऑफ साउंड रख दो, जैसे घड़ी रख दो, तो घड़ी से कैसी आवाज है? टक टक आवाज आती है ना, वो उसके थ्रू ट्रेवल करेगी उस पाइप के थ्रू, ठीक है। और पाइप को एक एंगल पे सेट कर दो टुवर्ड्स दीवार की, दूसरे एंड पे दीवार है, एक एंड पे घड़ी है तो दूसरे एंड पे दीवार है। अब साउंड क्या होगा? इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करेगा। अब ये पाइप क्यों रखा? ताकि हम एक डायरेक्शन वाला साउंड ले पाए। अब वैसे तो साउंड घड़ी की टिक टिक से जो साउंड ट्रेवल करेगा वो हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, पर हमें बस एक डायरेक्शन वाला साउंड चाहिए, तभी हम उसको एनालाइज कर पाएंगे कि किस एंगल में रिफ्लेक्ट हुआ। तो फिर हमने एक पाइप ले लिया ताकि हमें एक यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला साउंड मिले, और दूसरे एंड पे दीवार है तो ये साउंड दीवार से जाके टकराएगा और टकरा के रिफ्लेक्ट भी होगा। अब हमें बस ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ये सुनना है, तो हम एक दूसरी पाइप लिए जिसका एक एंड तो हमने दीवार के एंड पे रख दिया, और किसके पास? जहां पे वो इंसिडेंट हो रहा था ना वहीं के पास। इंसिडेंट कहां हो रहा होगा? जो पहला पाइप था उसके एक एंड पे जो दीवार की तरफ फेस कर रहा है, और जो ये दूसरी पाइप ली है उसका दूसरा एंड हमने कानों के पास लगा लिया सुनने के लिए, रिफ्लेक्टेड साउंड सुनने के लिए। अब जैसे जैसे तुम एंगल चेंज करोगे ना इसका, जो दूसरे पाइप का, किससे? दीवार से, तो तुम देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल में तुम्हें वो साउंड सबसे ज्यादा लाउड सुनाई देगा। अब तुम पाइप को इसी पोजीशन में रखे रहो जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। और अब तुम देखो जो तुम्हारे सोर्स वाले साउंड को ट्रेवल करवा रही है, जो इनिशियल पाइप थी पाइप 1 और जो दूसरी पाइप 2 है, अब इन दोनों का एंगल देखो, किससे? नॉर्मल बनाओ। किस पे बनाओगे? जहां इंसिडेंट हो रहा होगा साउंड, इंसिडेंट तुम्हें पता चल जाएगा, जो तुमने पहली पाइप रखी है वो कहां पे जाके मिल रही है दीवार से, वहीं पे इंसिडेंट हो रहा होगा, तो उस पॉइंट से एक नॉर्मल बनाओ, और इस नॉर्मल से इन दोनों पाइप से एंगल देखो, ये दोनों पाइप के एंगल ना सेम आएंगे। और जो पहला पाइप एंगल बना रहा होगा नॉर्मल से उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो दूसरा पाइप एंगल बना रहा होगा किससे? नॉर्मल से, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं ना, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों सेम प्लेन पे भी लाई करते हैं। चलो अब तुमने ये तो समझ लिया कि साउंड जब किसी ऑब्जेक्ट से लड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आता है। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से एक तो तुम्हें इको सुनाई देता है, उसकी भी एक कंडीशन है। पर इको का मतलब क्या हुआ? इको का मतलब जब तुमने कोई आवाज निकाली और उसका तुम्हें रिपीटेशन सुनाई दिया, जैसे तुमने देखा हुआ मूवीज वगैरह में क्या करता है हीरो, पहाड़ों पे जाके चिल्लाता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो चिल्लाता एक ही बार है पर वो आवाज 3 बार आती है। क्यों? क्योंकि उसने एक बार आई लव यू बोला, पर वो जो उसने आवाज निकाली वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। कैसे? पहाड़ों से लड़के आई, दूर दूर के पहाड़ों से लड़के आई, तो वो जैसे जैसे लड़के आई तो जब वापस आई तो उसको दोबारा सुनाई दिया, और जब वो और दूर के पहाड़ से लड़के आई तो तिबारा सुनाई दिया। इसलिए एक ही बार आवाज निकालने पे वो 3 बार सुनाई दी, इसी को कहते हैं इको। और ये आवाज हमेशा 3 बार ही नहीं आएगी, ये हो सकता है कभी कभी 2 ही बार आए, या फिर और ज्यादा बार आए, 4 बार आए। वो डिपेंड करेगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कितनी बार साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तुम्हारे पास। अब तुम सोचोगे कि वो पहाड़ पे ही क्यों इको सुनाई दे रहा है? तुम घर पे बैठ के अगर चिल्ला रहे हो तो तुम्हारी दीवारों से भी तो आवाज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो तुम्हें इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि हमारे कानों में जो आवाज होती है ना, ओरिजिनल साउंड जो तुमने निकाला उसका सेंसेशन 0.1 सेकंड तक रहता है। मतलब जो तुमने आवाज निकाली वो तुम्हारे कानों में उसका असर 0.1 सेकंड तक रहेगा। अगर उससे पहले ही तुम्हारा रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आ जा रहा है तो तुम्हें वो अलग अलग साउंड नहीं सुनाई देंगे। और इको का मतलब ही होता है कि तुम्हें डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई दे, मतलब एक साउंड पूरा सुनाई दे फिर उसके बाद दूसरा साउंड। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन
कंडीशन क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो तुम्हारे पास 0.1 सेकंड बाद आए ओरिजिनल साउंड के। तुम्हें ओरिजिनल साउंड सुनाई दिया, उसके 0.1 सेकंड बाद तुम्हारा रिफ्लेक्टेड साउंड आए, तभी तुम्हें इको डिस्टिंक्टिवली सुनाई देगा, वरना वो दोनों साउंड्स ओवरलैप कर जाएंगे और उसको इको नहीं बोलेंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो तुम्हारे पास 0.1 सेकंड बाद आए, किसके, ओरिजिनल साउंड के 0.1 सेकंड बाद, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी क्या डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स से, और इस केस में तो तुम खुद ही सोर्स हो क्योंकि तुम ही आवाज निकाल रहे हो ना, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री नॉर्मल एयर का टेम्परेचर मान के चल रहे हैं हम, कितनी होती है 344 मीटर पर सेकंड। तो उसको क्या डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े कि वो 0.1 सेकंड बाद आए, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, 344 इंटू 0.1 तो आ जाएगा 34.4 मीटर। इतना डिस्टेंस तुम्हारे साउंड को ट्रेवल करना होगा। कहां से, सोर्स से निकलेगा, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस तक जाएगा, फिर वापस वो सोर्स तक आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 34.4 मीटर, तभी उसको 0.1 सेकंड टाइम लगेगा जाके वापस आने में। तो ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारी 34.4 मीटर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की सोर्स से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस का आधा, क्योंकि साउंड जितना जाएगा उतना ही दूर तो वापस आएगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा तुम्हारा सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस, और ये कितना आएगा 17.2 मीटर। तो बताओ क्या नेसेसरी कंडीशन हो गई इको सुनने के लिए कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो 17.2 मीटर दूर हो, किससे, सोर्स से। और ये 17.2 मीटर ये एक नॉर्मल केस के लिए बताया जब एयर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। एयर का टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा साउंड की स्पीड भी चेंज होगी, तो उसकी वजह से ये डिस्टेंस भी चेंज होगा। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, ये इको जरूरी नहीं है तुम्हें एक ही बार सुनाई दे, 2 बार 3 बार भी सुनाई दिया जा सकता है या उससे ज्यादा बार भी, डिपेंड करेगा कि कितने रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है। कि मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है तुम्हारा 17.2 मीटर पे और दूसरे या तीसरे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है तुम्हारे 40-50 मीटर पे या उससे भी और दूर अलग अलग डायरेक्शन में, तो जो नियरेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उससे पहले लड़के आएगा साउंड, तुम्हें एक बार इको सुनाई देगा, और जो दूर वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फिर उससे भी लड़के तो आएगा क्योंकि साउंड तो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो जब उनसे रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो तुम्हें दोबारा इको सुनाई देगा। ऐसे तुम्हें 2-3 बार भी सुनाई दे सकता है इको। फॉर एग्जांपल तुमने थंडर सुने ना, मतलब बादल जब गरजते हैं, बिजली होती है, बादल गरजते हैं, तो वो जो गरजना होता है बादलों का वो एक बार नहीं, वो लगातार सुनाई देता है 2-3 बार। क्यों, क्योंकि वो जो थंडर का साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर बार बार रिफ्लेक्ट होकर आता है, किसी लैंड से रिफ्लेक्ट हो गया या क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो गए, तो 2-3 बार तुम्हें सुनाई देता है, तो उसको कहते हैं रोलिंग ऑफ थंडर। अब तुमने समझ लिया कि इको सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकंड बाद आना चाहिए ओरिजिनल साउंड के। पर क्या होगा अगर ये रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकंड से पहले ही आ जाए, तो जो तुम्हें ओरिजिनल साउंड है ना वो थोड़ा लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगा। ये तुम कहां नोटिस करोगे, अगर तुम बहुत बड़े से खाली से हॉल में चले गए और वहां तुम चिल्लाओ, तो जैसे हेलो तुमने चिल्लाया, अब हेलो 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 3 बार नहीं सुनाई देगा, बल्कि एक ही हेलो थोड़ा लंबा सा सुनाई देगा, जैसे हेलो। तो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, मतलब परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्ट हो के साउंड बार बार आ रहा है तो साउंड थोड़ा लंबी देर तक परसिस्ट किया, तुरंत खत्म नहीं हो गया, हेलो ऐसे नहीं, हेलो। और ये इको से कैसे अलग हुआ, इको में तुम्हें डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देते हैं, हेलो हेलो मतलब ये 2 बार सुनाई दिया तुम्हें पूरा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकंड के बाद आया तुम तक। पर रिवर्बरेशन में क्या होता है, यही साउंड ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए तुम्हें एक ही साउंड थोड़ा कंटिन्यूअसली सुनाई देता है, थोड़ा परसिस्ट करता है थोड़े लंबे टाइम तक। अभी अगर तुम किसी ऑडिटोरियम वगैरह में गए, किसी की स्पीच सुन रहे हो, तो ये कई बार ना ये जो रिवर्बरेशन है इसकी वजह से जो साउंड की क्वालिटी तुम्हें सुनाई दे रही है क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा लंबे लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहा है हर साउंड, तो तुम्हें क्लियरली अलग अलग वर्ड्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो ये रिवर्बरेशन को रोका कैसे जाए, तो इसको रोकने के लिए ऑडिटोरियम या बिग हॉल्स में क्या करते हैं, जो रूफ वगैरह हो गई या वॉल्स हो गई या जो सीट्स भी हो गई, वो सब ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जो कि साउंड ऑब्जॉर्व करे। अब अगर वो साउंड ऑब्जॉर्व कर लेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन नहीं होगा। अभी मटेरियल कैसे हो सकते हैं, ये कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, मतलब जो वुडन हो गया या रफ प्लास्टर, ऐसे कुछ मटेरियल का यूज कर सकते हो। चलो अब एक सवाल देखो, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 346 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें दिया है कि साउंड कितनी देर बाद आया वापस, रिफ्लेक्टेड साउंड 2 सेकंड बाद, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 346 इंटू 2 तो आ जाएगा 692 मीटर, मतलब टोटल साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 692। तो क्लिफ कितना दूर होगा आदमी से, इसका आधा, जो कि आएगा 346 मीटर। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ना, इसका हम लोग यूज भी करते हैं कई जगह, जैसे जो मेगाफोन्स या लाउड हेलर्स या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स या सेनाइज। अब ये मेगाफोन क्या होता है, ये एक तुमने देखा होगा लोग चिल्लाते रहते हैं, जनरली नेता वेता या कुछ, वो एक कोनिकल शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें वो चिल्लाते हैं तो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। क्यों, अब ये जो कोनिकल शेप का इंस्ट्रूमेंट है ये करता क्या है, ये करता है कि तुमने जो साउंड निकालते हो वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। अब ये इसी को रोकता है, ये कहता है साउंड हर डायरेक्शन में मत स्प्रेड हो, बल्कि एक ही डायरेक्शन में जाओ। तो ये जो बाकी के डायरेक्शन में का साउंड होता है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है वापस एक कॉमन डायरेक्शन में, जो कि टुवर्ड्स द ऑडियंस होता है जनरली। तो अब जब हर डायरेक्शन का साउंड एक ही डायरेक्शन में तुमने रिफ्लेक्ट करके एक ही डायरेक्शन में भेज दिया, तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एनर्जी बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ गई, इसकी वजह से साउंड का लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि तुमने साउंड को एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक और यूज होता है किसमें, स्टेटोस्कोप में। अब ये क्या होता
है। तो तुमने देखा होगा जनरली डॉक्टर्स ना एक गले में कुछ पहने रहते हैं जिसमें एक ट्यूब जैसी भी होती है। अब उससे वो क्या करते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट सुन लेते हैं। अब वो कैसे हो जाता है, उसके एक एंड में होता है डायफ्राम और बीच में एक होती है ट्यूब और दूसरे एंड में यू शेप में होता है, उसके एंड में होते हैं ईयरबड्स। अब डॉक्टर क्या करता है, जो डायफ्राम होता है ना तुम्हारी छाती पे जाके चिपका देता है और वो क्या करता है, फिर जो तुम्हारी हार्ट बीट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, वो साउंड वो इस डायफ्राम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं और फिर डायफ्राम से ट्यूब के थ्रू ये साउंड पहुंच जाता है ईयरबड्स में और सीधे डॉक्टर के कानों में जाके साउंड पहुंचता है। अभी कैसे पहुंचा, क्योंकि ट्यूब्स में भी वो जब जाता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं साउंड के, इसलिए वो फाइनली ईयरबड्स तक पहुंच जाता है रिफ्लेक्ट होते होते। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज किया। अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो डॉक्टर को कैसे सुननी पड़ती तुम्हारी हार्ट बीट, अपना पूरा सिर लाके तुम्हारी छाती पे चिपकाना पड़ता। अब वो कितना अजीब लगता है देखने में, सोचो। तो ये एक सरल सज्जन तरीका है ना हार्ट बीट सुनने का। अब हार्ट बीट सुन के वो कई चीजें मॉनिटर करता है डॉक्टर, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। अब हार्ट के साथ साथ इस इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर कई बार तुम्हारे लंग्स का मूवमेंट भी चेक करता है तुम्हारी हेल्थ चेक करने के लिए। अब अगला यूज समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। अब जब कॉन्सर्ट हॉल वगैरह में देखोगे कोई स्पीकर बोल रहा है या कोई गाना गा रहा है तो तुम चाहते हो उसकी आवाज कोने कोने तक पहुंचे कॉन्सर्ट हॉल के, या पूरी विड्थ कवर करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो रूफ ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल होता है इसको हम थोड़ा कर्व्ड रखते हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होके कोने कोने तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ हम कई बार ना एक साउंड बोर्ड, कर्व्ड साउंड बोर्ड भी पीछे रखते हैं स्पीकर के। अब उससे क्या होता है, जो साउंड होता है रिफ्लेक्ट होके ना कोने कोने तक, मतलब पूरी विड्थ के अक्रॉस स्प्रेड हो जाता है ताकि पूरी विड्थ ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल में तुम्हारा साउंड पहुंच जाए। तो ये भी एक यूज हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, कि तुमने रिफ्लेक्ट करके कोने कोने तक साउंड पहुंचा दिया। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ा कि कर्व्ड शेप का रूफ रखना पड़ा या एक कर्व्ड साउंड बोर्ड रखना पड़ा। अब मैंने तुम्हें चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि हम ह्यूमंस की ना एक रेंज होती है साउंड को सुनने की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज का साउंड ही हम सुन पाते हैं। जैसे अगर तुमने स्प्रिंग से लगा के एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करा दिया तो उसका साउंड नहीं सुनाई देगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। पर जब तुम एक ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस करते हो उसके प्रॉन्ग्स को वाइब्रेट करके, तो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो हमें सुनाई देता है। तो अब ये रेंज क्या है जिसका हमें साउंड सुनाई देगा, ये रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज का मैंने मतलब तुम्हें पहले ही बता चुका है कि एक हर्ट्ज क्या होता है कि 1 साइकिल पर सेकंड। पर अगर छोटे बच्चों को ले लो या कुछ जानवरों को ले लो जैसे कुत्ते होते, तो इनको ना थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुनाई देता है। 20,000 की जगह 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड उनको भी सुनाई देता है। और जैसे जैसे हम बुढ़े होते रहते हैं ना, तो हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा कान लेस सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए बुढ़े लोगों को हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड थोड़ा कम सुनाई देता है। अब ये जो ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अब अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी का साउंड हो तो इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और ये जो हायर लिमिट है दैट इज 20,000 हर्ट्ज, अगर इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी का साउंड हो तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। अब ये जो मैंने तुम्हें रेंज बताई, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमंस की रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पर जो जानवर होते हैं ना, जैसे राइनोसोर्स हो गए या वेल्स हो गए या एलिफेंट्स हो गए, ये लोग ना बहुत लो फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुन सकते हैं, जैसे एज लो एज 5 हर्ट्ज। अब ये लोग आपस में बातें करेंगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज में बात कर रहे हैं, दैट इज इंफ्रासाउंड रेंज में बात कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं और आपस में उसी हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड से कम्युनिकेट करते हैं। ये जानवर हो गए जैसे बैट्स हो गए, बैट चमगादड़ जिससे कोविड भी फैला था, या फिर डॉल्फिन्स हो गई या पोर्पोइजेस हो गए। या पोर्पोइजेस क्या होता है, एक तरीके का सी एनिमल ही है, डॉल्फिन की तरह थोड़ा बहुत दिखता है। तो ये सब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड में कम्युनिकेट करते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज होती है, इसलिए उनका भी हमें साउंड नहीं सुनाई देता। अब इस अल्ट्रासोनिक साउंड का ना ये लोग एक और तरीके से यूज करते हैं। ये लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि बहुत दूर जाके कोई ऑब्जेक्ट है क्या सामने, जिसकी वजह से अंधेरे अंधेरे में भी ट्रेवल कर लेते हैं इजीली। तो एक्चुअली उससे होता क्या है कि अल्ट्रासोनिक साउंड ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो साउंड जब किसी चीज से सामने वाले ऑब्जेक्ट से जाके टकरा के वापस आता है तो उसको वो रिसीव भी करते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव करके वो सेंस कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो उनसे आगे है वो कितना दूर है। तो इन जानवरों से ही सीख के ना हम लोग सबमरीन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि उससे भी हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और फिर देखते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है क्या और वो कितना दूर है। अब इस चीज के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड ही क्यों यूज कर रहे हैं, नॉर्मल साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड में एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी साउंड की, उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि स्पीड सेम होती है लगभग। तो अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वेवलेंथ छोटी हो गई। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड, तो इसकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है। ये छोटी वेवलेंथ होने के कारण वो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से भी ना इंटरेक्ट करता है। तो अगर छोटा छोटा ऑब्जेक्ट भी आगे होगा ना तो उससे भी लड़के वो वापस आ जाएगा अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसकी वजह से छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसी के लिए कोई तुम्हें अपना पाथ देखना है कि क्लियर है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं कि उसको भेजेंगे, फिर जो रिफ्लेक्टेड होकर आएगा फिर उसको सेंस करेंगे और पता लगा लेंगे कि ऑब्जेक्ट वो कितना दूर है। अगर तुम इसी के लिए नॉर्मल साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करते तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो अगर उसके सामने कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट भी आ गया ना तो उसे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगा बल्कि पार कर जाएगा, उसको इग्नोर कर देगा। इसलिए नॉर्मल या इंफ्रासोनिक साउंड से हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि हम अल्ट्रासोनिक साउंड से डिटेक्ट कर लेंगे। अब तुमने देखा होगा कई लोग कान वान खराब हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, बुढ़े लोगों के साथ ज्यादा होता है, तो वो लोग कुछ एक हेयरिंग एड लगाते हैं कानों में। तो उससे क्या होता है, सो लगाने के बाद वो लोग आवाज को सुन पाते हैं। तो वो हेयरिंग एड करता क्या है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है। इसमें एक तो माइक्रोफोन होता है जो कि साउंड रिसीव करता है, फिर उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। फिर उसके आगे एक एम्पलीफायर होता है, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ना एम्पलीफाई
एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। फिर हम इस एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजते हैं स्पीकर में। स्पीकर भी होता है इसमें। वो स्पीकर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो भी एम्पलीफाइड होगा, मतलब उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो अब जो कानों तक साउंड पहुंचा वो ज्यादा लाउडनेस वाला साउंड पहुंचा, जिसको फिर ईयर्स डिटेक्ट कर पाते हैं। तो फिर जिसका कान खराब हो गया वो ये हेयरिंग एड लगाने के बाद उस साउंड को सुन पाता है। अब इस चैप्टर के फाइनल टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एक यूज तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्मली भी या फिर खासकर अंधेरे में बैट्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गया, ऐसे कुछ जानवर, या फिर साथ साथ सबमरीन्स में भी हम इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट हमारे रास्ते में तो नहीं है और वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितने साइज का है, ये सब चीजें। अब अल्ट्रासोनिक साउंड के और क्या यूज है? एक यूज होता है ना कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे तुम्हारा ब्रश व्रश नहीं पहुंचेगा, कोई हार्ड टू रीच प्लेसेस है, जैसे स्पाइरल ट्यूब हो गया या फिर कोई ऑड शेप्ड ऑब्जेक्ट हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, तो इसमें देखो तुम्हारा ब्रश व्रश तो पहुंच नहीं रहा है, तो तुम वहां जाके साफ कैसे करोगे? देखो तुम्हारा ब्रश या हाथ तो नहीं पहुंचेगा, पर लिक्विड हर जगह पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग एक सॉल्यूशन में रखते हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशन में, और उस क्लीनिंग सॉल्यूशन में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करेगी? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी उस सॉल्यूशन में। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स या ग्रीस या कुछ भी चीज को हिला हिला के वहां से डिटैच कर देगा और फिर वो बाहर निकल आएगी और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लीन हो जाएगा। अब अगला यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड देखते हैं। अब अल्ट्रासाउंड का यूज करके हम किसी मेटल ब्लॉक में अगर बीच में कहीं क्रैक वगैरह है ना, तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाहर से विजिबल नहीं होगा क्योंकि बीच में कहीं क्रैक होगा। अभी मेटल ब्लॉक्स यूज कहां कहां हो सकते हैं? ये ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में या फिर कोई मशीन या साइंटिफिक इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई क्रैक होगा किसी मेटल ब्लॉक में तो वो बहुत वीक हो जाएगा और वो ब्रिज वगैरह या बिल्डिंग वगैरह का गिरने का चांस हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उस बीच में अगर कोई क्रैक है तो डिटेक्ट करना। अभी डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम कि एक एंड से हम लोग अल्ट्रासाउंड पास करते हैं उस मेटल ब्लॉक के थ्रू, और दूसरे एंड में हम सेंसर्स लगते हैं जो कि डिटेक्ट करेंगे अल्ट्रासाउंड जो दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। पर अगर बीच में कहीं भी क्रैक है या कोई डिफेक्ट है तो ये अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उस पोर्शन से। अब ये जो डिफेक्ट या क्रैक है छोटे से छोटा हो ना, तब भी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस पोर्शन से, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ मैंने पहले बताया बहुत छोटी होती है, तो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से भी इंटरेक्ट करता है। तो अब जो दूसरे एंड में डिटेक्टर्स रखे हैं वो उस पोर्शन में जहां पे क्रैक होगा वहां पे वो अल्ट्रासाउंड नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस पोर्शन वाला अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा इस जगह पे क्रैक है। यहीं पे अगर तुम नॉर्मल साउंड यूज करते या लॉन्गर वेवलेंथ का साउंड यूज करते तो क्या होता है ना, ये जो एजेस या क्रैक्स वगैरह यहाँ से बेंड होकर निकल जाता और डिटेक्टर तक जाके पहुंच जाता और तुम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कोई क्रैक है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड का यूज करना जरूरी हो जाता है। अब अगला यूज होता है अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासोनोग्राफी में। ये क्या होता है? ये तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में जाके कई लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं अपने पेट वेट का, किडनी विडनी का। तो इसमें डॉक्टर जो तुम्हारे पेट के अंदर की ऑर्गन्स है ना, उनकी इमेज बना देता है बाहर। अब वो कैसे बनाता है? वो अल्ट्रासाउंड भेजता है तुम्हारे पेट के अंदर, और जहां पे भी डेंसिटी चेंज होती है ना, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके जैसे डेंसिटी चेंज होगी तुम्हारे पेट के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है अल्ट्रासाउंड, और उसको डिटेक्ट करके हम लोग पेट के अंदर की इमेज बना लेते हैं। अब ये बना के हम क्या देख सकते हैं? पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी की कोई पथरी तो नहीं है, मतलब स्टोन्स, या फिर कोई ट्यूमर ना हो या किसी और तरह का डिफेक्ट ना हो। सिमिलरली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, वो भी पेट के अंदर का बच्चा देखने के लिए जाती है अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने। फिर हम उस इमेज से देख सकते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अब अगर तुम सेम प्रोसेस से हार्ट का चेकअप करा रहे हो और हार्ट की इमेज बना रहे हो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अब क्योंकि कार्डियो वर्ड आ गया तो मतलब कुछ हार्ट से रिलेटेड है, तो जहां पे हार्ट का चेकअप करा रहे हो, हार्ट की इमेज बना रहे हो, तो हो गया इकोकार्डियोग्राफी। और हार्ट की जगह अगर किसी और ऑर्गन का करा रहे हो, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, यूट्रस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी। अब मेडिकल साइंस में ना इसका एक और खास यूज होता है अल्ट्रासाउंड का। वो क्या होता है? अगर किडनी में तुम्हारे स्टोन्स है तो हम अल्ट्रासाउंड को भेज के उसको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे फाइनल पीसेस में, जो कि बाद में तुम्हारे यूरिन के साथ निकल जाए। कितनी बढ़िया बात होगी ना, बिना किसी ऑपरेशन के तुम्हारे ये स्टोन्स निकल गए। तो अब इसी के साथ तुम्हारा साउंड का चैप्टर खत्म होता है और क्लास 9 की फिजिक्स भी खत्म होती है। कितनी बढ़िया बात है। अब जाके सारे चैप्टर्स वापस रिवाइज करो ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और मेरे वीडियोस के व्यूज भी बढ़े। तो एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करो, कुछ भी काम है पागलों की तरह करो, एकदम जी जान से। और खेल भी रहे हो तो एकदम जी जान से खेलो, ताकि उसमें बहुत आगे तक जाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करो, ताकि उसमें सबकी फाड़ के रख दो। और मेरे इतना बताने के बाद भी अगर तुम्हारे कुछ डाउट रह गए हैं तो प्लीज इसमें मैसेज करो, मेल करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, पर अपने डाउट्स क्लियर करो। तो फिलहाल के लिए बाय, और जल्दी मिलते हैं क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करो, खेलो, की दो, एंजॉय करो।